हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 40 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च किया गया है। इस फाउंडेशन कोर्स को हमने प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइड किया है। प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं क्लास यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जीएस पेपर प्लस सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ मेंस में जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड है। क्लास मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है 2025 यूपीपीसीएस के लिए, ये आपका एंटायर सिलेबस को कवर कर रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और नए कोर्सेज लेकर आया है, जिसमें जो पहला कोर्स है वो आपका टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, डेली आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर इन प्रश्नों को देख सकते हैं, वहां पर उत्तर दे सकते हैं। जो दूसरा आपका है वो राइटिंग कोर्स है यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए, जहां पर हमने एंटायर सिलेबस को वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया है, और हर टॉपिक से रिलेटेड हमको 5 ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि आंसर्स आपको कोचिंग द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्लास अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लिया करिए। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को क्लास थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या बोला गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से बहुत से नए टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ने के पहले रोज वाला काम करना है। अपने नोटबुक में लिखना है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम लिखना है और जो भी पोस्ट आपको चाहिए वो लिखनी है। और फिर 2 मिनट आंख बंद करके ऐसा सोचना है कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो पीडीएफ आई है ना, उसमें सबसे ऊपर आपका नाम है। अब खुश हो 2 मिनट, ठीक है, खूब एकदम एंजॉय करो इस मोमेंट को, लगे कि हाँ सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद अपने आप से एक क्वेश्चन भी पूछो कि आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए इस एग्जाम में। तो आपको आंसर सबसे पहले जानते हो क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने कर्म किया, मैंने अपना 100% दिया, मैंने रात दिन एक किए, मैंने अपने फेस्टिवल्स को छोड़ा, दोस्तों की पार्टी छोड़ी, घर के फंक्शन छोड़ा, लेकिन मैंने पढ़ाई की। मैंने पूरा टारगेट रखते हुए अपनी पढ़ाई को किया। मैंने मॉक टेस्ट लगाए, जहाँ जहाँ कमियाँ आ रही थी मैंने अपनी कमियों को सुधारा। ये चीज़ जान लीजिए क्लास, कभी भी अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो रही है, कमी रह जा रही है ना। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और सबसे अच्छी लाइन है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं मिलती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको स्टार्टिंग में आज ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं हर बार हर क्लास में अपने हर स्टूडेंट से कहती हूँ कि हो सकता है आपको ऐश्वर्या मैम से ज़्यादा अच्छी फैकल्टी मिल जाए या मेरे से अच्छा कोई आपको मिल जाए जो पढ़ा दे, लेकिन इन सब चीज़ों से क्या होगा, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक कि आप अपनी कमियों को खुद नहीं ढूंढोगे कि कहाँ पर गलती हो रही है आपसे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहाँ पर डाउट हो रहा है, जब तक आप खुद नहीं अपनी गलतियों को पहचानोगे कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करिए। क्या कमी रह गई देखिए और उसको सुधार करिए। ठीक है, तो अपनी कमियों को सुधारिए। और पूरी डिकोड एग्जाम की टीम तो आपके साथ है ही है। किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपसे जो भी डाउट है, जो भी आपको डाउट हो रहा है
उस डाउट को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे कि मैं हर क्लास में करती हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट्स डाउट बताते हैं उस डाउट से रिलेटेड मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आती हूँ, ठीक है। तो हमेशा बस अपने पे विश्वास रखिए और उस ईश्वर पे विश्वास रखिए, और जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके मित्र, उनके पर भी विश्वास रखते हुए कर्म करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को क्लास ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। बड़ा प्रश्न है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए क्लास और देखिए, न्यायपालिका में कॉलेजियम की बात की गई है। यहाँ पर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखा जा रहा है आजकल कॉलेजियम से रिलेटेड प्रश्न कई स्टेट में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस पे। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको और समय की आवश्यकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दिया है, या न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो हम अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस को यहाँ पर देखते हैं। ये बिल्कुल सही है। मेन पर्पस जो कॉलेजियम सिस्टम का यही है, जजेस को अपॉइंट करना और उनके ट्रांसफर से रिलेटेड इश्यूज को देखना। यह प्रणाली संसद के एक अधिनियम के माध्यम से आई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है, ये प्रणाली पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट के तहत नहीं आई थी। ये बिल्कुल गलत है। एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे तो 3 जजेस केस है, अभी मैं डिस्कस भी करूंगी, उसके तहत कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बोला गया, ना कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें टोटल 5 जजेस होते हैं, ठीक है। 4 आपके वरिष्ठ जजेस होते हैं और एक जो है वो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश। जहां तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का प्रश्न है, भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करते हैं। देखिए, ये जो है वो आपका गलत है, ये आपका सही है और ये सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, यहाँ पर आपका उत्तर डी होगा, ठीक है। ये क्यों गलत है? यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो रिकमेंड करता है लेकिन नियुक्ति नहीं करता है। अपॉइंट जो लिखा है शब्द, ये गलत है, ठीक है। रिकमेंड करता है लेकिन अपॉइंट नहीं करता। अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रश्न का डी आपका सही उत्तर हो गया। अब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लास, जब भी हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करेंगे तो कॉलेजियम सिस्टम का काम क्या है, यहाँ पर जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल 5 जजेस होते हैं, जिसमें से 4 जो वरिष्ठ जज होते हैं और एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और ये क्या डिसाइड करते हैं? ये जुडिशरी से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कॉलेजियम सिस्टम आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में है। अभी ये नहीं बताऊंगी कि हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में कितने जजेस होते हैं, तब तक तुम लोग सोचो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें 4+1 मेंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कितने मेंबर्स हैं, थोड़ा सोचो बैठ के। अब देखो, कॉलेजियम सिस्टम जो है वो किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया है, ये चीज क्लियर रखिएगा। कभी भी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए जो कॉलेजियम सिस्टम है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, पार्लियामेंट द्वारा इसे नहीं एस्टैब्लिश किया गया है। इसे अगर हम देखें तो 3 जजेस केसेस के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया है। फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस, बिल्कुल सही है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट था जिसमें कि लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है अपने सक्सेसर को, आने वाले चीफ जस्टिस को, ठीक है। लिखा था ना प्रश्न में अपॉइंट, वो गलत है, वो रिकमेंड करता है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वो रिकमेंड करता है सीनियरिटी के बेसिस पे कि आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होना चाहिए। अपॉइंट तो कौन करेगा? अभी प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो, इसी प्रश्न की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के अधिनियम द्वारा किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। अब सेम वही चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा तो क्या कहाँ से किया जाएगा। आप लोगों को पता रहेगा, जब भी हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो मतलब हम जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लाइन तो सही दी गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, लेकिन दूसरा, यह संसद के अधिनियम द्वारा बना हुआ है। क्या ये स्टैब्लिश हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ठीक है। तब ये आपका गलत हो गया। क्लियर क्लास? दूसरा देखो, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में है और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जब हम सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा प्लस 4 अदर जजेस होंगे। तीसरा देखो, एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। जब इस कॉलेजियम सिस्टम की हम बात करेंगे क्लास, कहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करेंगे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, ये याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश होता है प्लस 2 अदर जजेस होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 4 थे, यहाँ पर 2 थे, यही बताना चाह रही थी मैं आपको। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, 2 और 3। क्लियर है क्लास? बताओ कैसा लगा प्रश्न। वैसे जब मैंने आपको पीसीएस वाला टेस्ट सीरीज कराया था तो ये प्रश्न मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था। और याद रखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न अब आपकी परीक्षा में देखे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है उसको बढ़ाया है, ताकि अगर आपकी परीक्षा में पूछे तो आप लोग भी आसानी से कर ले। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये सारे पॉइंट मैं फिर नहीं पढ़ रही हूँ। बस एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, जब हम आर्टिकल 124 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं और 217 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत अपॉइंट किया जाता है और 217 के तहत किसमें, हाई कोर्ट के जजेस को किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन हमेशा राष्ट्रपति जो है वो एडवाइस लेगा, इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को बनाया ही गया है। अब ये देख लो, जो मैं इतनी देर से आपके सामने बोल रही थी कॉलेजियम सिस्टम के बारे में और बार बार बोल रही थी 3 जजेस केसेस के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको 3 जजेस केसेस के बारे में दे दूं। जब आप मेंस में आंसर्स लिखते हो ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब जो आपके पेपर्स हैं उसका लेवल बढ़ रहा है, तो हो सकता है यही पूछ ले। तो जैसे जैसे मैं बताऊँगी उसको ध्यानपूर्वक सुनना, और अगर नोट डाउन करने का मन होगा तो नोट डाउन भी कर लेना। देखो, यहाँ पर हम 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जज केस कब आया है, 1981 में आया है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा 1993 में आया है सेकंड जज केस, ठीक है, और फिर 1998 में आया है थर्ड जज केस, ठीक है, ईयर बता दिया। अब देखो, फर्स्ट जज केस में क्या बोला गया था, हम प्रेसिडेंट को लेते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या बोला गया था। फर्स्ट में बोला गया था जो सीजीआई है वो प्रेसिडेंट का ओपिनियन लेगा, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो सीजीआई का ओपिनियन लेगा, याद रखिए। यहाँ पर जो जजेस केस है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट जज की केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो सीजीआई की ओपिनियन लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। पूछेगा क्या लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई आपको किस जज को हमें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट करना चाहिए, ओपिनियन ले रहा है, ठीक है, फर्स्ट जज केस में। लेकिन ये जो ओपिनियन है ना, ये बाइंडिंग नहीं है, याद रखिएगा, ये बाइंडिंग नहीं है। अब सीजीआई ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी, मुझे लगता है मिस्टर एक्स को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जज केस के अकॉर्डिंग जो ओपिनियन सीजीआई ने राष्ट्रपति को दिया है वो बाइंडिंग नहीं है, ज़रूरी नहीं है राष्ट्रपति इसको स्वीकार ही कर ले, ठीक है, तो नॉट बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव,
ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कुछ अगर ऐसे कोई केस हुआ तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है, सही बोला है मैंने, जुडिशियल रिव्यू को न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा देखो, सेकंड जज केस की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीजीआई की जो ओपिनियन है उसको क्या कर दिया गया, बाइंडिंग कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट साहब ने पूछा, सीजीआई जी आपको क्या लगता है किसे हमें जज बनाना चाहिए? सीजीआई ने कहा मिस्टर एक्स को, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन अब सीजीआई ने क्या किया है, एडवाइस दिया है, और ये जो एडवाइस है वो क्या है, बाइंडिंग है। मतलब जो फर्स्ट जज केस था उसको ओवर रूल कर दिया था सेकेंड जज केस ने। फर्स्ट जज केस में बोला गया था अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति को कोई एडवाइस देता है तो राष्ट्रपति उसको माने चाहे ना माने, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन सेकंड जजेस केस में क्या कह दिया गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, इट इज बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव, अब राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, बताओ, अब देखो, बट कंसल्ट सीजीआई शुड। अब यहाँ पर कॉलेजियम की भी बात कर दी गई। यहाँ पर जो सीजीआई अगर मिस्टर एक्स का नाम रिकमेंड कर रहा है तो सीजीआई भी कॉलेजियम से एडवाइस लेकर ही रिकमेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सीजीआई को लगा अरे मिस्टर एक्स को बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जज की सीट खाली है तो मिस्टर एक्स को बना दो, नहीं। सीजीआई क्या करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कॉलेजियम से बात करेगा, कॉलेजियम से डिस्कस करने के बाद जिस नाम को भी वो चुनते हैं वो नाम सीजीआई किसको बताएगा, राष्ट्रपति को बताएगा। तो यही चीज लिखी हुई है, इसीलिए मैं ये फिगर आपके सामने लेकर आई हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए, सेकेंड जज केस में सीजीआई ओपिनियन देगा प्रेसिडेंट को जो कि बाइंडिंग होगा, लेकिन सीजीआई जो है वो किससे कंसल्ट करेगा, कॉलेजियम से कंसल्ट करेगा। ये याद रखिएगा, कॉलेजियम क्या है, बॉडी ऑफ सीनियर जजेस। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कॉलेजियम में 5 मेंबर हैं, सीजीआई प्लस 4 अदर सीनियर मेंबर्स। और जब हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सीजी प्लस 2 सीनियर जजेस हैं। ठीक है, फिर देखो थर्ड जज केस में क्या बोला गया, कॉलेजियम की बात यहाँ पर की गई थी, वही जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, तुरंत, कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की तो यहाँ पर सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, और जब हम बात करेंगे हाई कोर्ट की तो सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। क्लियर क्लास, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये जजेस केस जो है वो आपको समझा दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। बस आपको क्या क्या पॉइंट रखने हैं याद, मैं एक बार जल्दी से रिवीजन कराती हूँ। जब फर्स्ट जज केस की बात करेंगे हम 1981 की, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो ओपिनियन देगा प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सेकंड जज केस में आप देखेंगे तो यही डिसीजन जो पहले जज केस में बाइंडिंग नहीं था उसको क्या कर दिया गया, बाइंडिंग कर दिया गया। अब जो नाम सीजीआई प्रेसिडेंट को बताएगा, प्रेसिडेंट उसी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट करेगा। ठीक है, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां की। यहाँ पर जो सीजीआई है वो अपने मन से कोई भी नाम नहीं बताएगा, वो किसे कंसल्ट करेगा, वो कॉलेजियम को कंसल्ट करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉलेजियम क्या होता है, सीनियर जजेस, नंबर ऑफ सीनियर जजेस इसमें होते हैं। और जब थर्ड जजेस केसेस की हमने बात कर दी तो हमने यहाँ पर प्रॉपर कॉलेजियम के बारे में बता दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो सीजीआई प्लस 4 सीनियर जजेस, और जब हाई कोर्ट की बात आएगी तो सीजीआई प्लस 2 सीनियर जजेस। ठीक है, ठीक है, इनके नाम को फिर राष्ट्रपति को बोला जाएगा, सीजीआई बताएगा, और फिर जो राष्ट्रपति है वो जज को अपॉइंट करेगा। समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत साधारण मतलब आसान तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ। अगर अभी भी किसी भी मेरे स्टूडेंट को डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन क्लास याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरओ एआरओ के लिए भी, यूपी पीसीएस के लिए भी, साथ ही साथ अदर स्टेट का अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहाँ के लिए भी, क्योंकि अब ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। चलो
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लें। यहाँ पर संजीव खन्ना जी जो हैं, संजीव खन्ना जी ये अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें अपॉइंट किसने किया था? राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था। अभी मैंने आपको बताया है राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ठीक है। इनकी टर्म लेंथ क्या होगी ये याद रखिएगा। अगर कोई भी जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करता है तो उसकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 65 ईयर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 62 ईयर्स, ये याद रखिएगा। चलो, कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में हमने किसकी बात की है? सुप्रीम कोर्ट की बात की है, सर्वोच्च न्यायालय की बात की है, ठीक है। फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुआ है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। फर्स्ट होल्डर कौन थे? सीजीआई की अगर हम बात करेंगे तो सीजीआई के जो फर्स्ट होल्डर थे वो आपके थे एच.जी. कानिया, ये याद रखिएगा, एच.जी. कानिया। और सक्सेशन अगर हम देखें 6th ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, यहाँ पर जो ऑर्डर दिया रहता है उसमें सीजीआई की पोजीशन कहाँ रहती है? 6 नंबर पर रहती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। संजीव खन्ना जी का नाम याद रखिएगा आप। इनको अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया, ठीक है। टर्म लेंथ क्या है? जब तक कि 65 साल की उम्र नहीं हो जाती इनकी। फिर यहाँ पर देखिए 124 आर्टिकल में हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। पहले फर्स्ट होल्डर कौन थे? एच.जे. कानिया थे, ठीक है। और सक्सेशन देखेंगे तो 6 नंबर पे है ये। अब यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट सीजीआई जो थे वो कौन थे? हरिलाल जे की सुंदास कानिया, ठीक है, जिनको कि हम एच.जे. कानिया कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पतंजलि शास्त्री जी थे, फिर चंद महाजन थे। आगे के स्टार्टिंग के 3 लोगों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में देखा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप, मतलब जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। कई बार देखा गया है। तो अगर आपको आगे के 3 याद रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और अगर आपको लास्ट के 3 भी, यहाँ पर देखिए संजीव खन्ना जी, आपको पता है इनके पहले कौन थे? चंद्रचूड़ थे, ठीक है। और उसके पहले कौन थे? उमेश ललित जी थे। तो ये याद रखिएगा। ऑनरेबल संजीव खन्ना जी का नाम याद रखिएगा, ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी का नाम याद रखिएगा और ऑनरेबल उमेश जी का नाम याद रखिएगा। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि आपके परीक्षा में देखा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दिया जाता है। तो स्टार्टिंग के 3 अगर और लास्ट के 3 अगर आपको याद रहेंगे तो हो सकता है आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए एग्जाम में। देखो क्लास, हर चीज़ आप पूरा याद नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्टली भी पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग के 3, लास्ट के 3, फिर हो सकता है ऑप्शन में कहीं पे कुछ हिंट मिल जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चल, कहीं पे भी डाउट होगा तो बताइएगा। अब देखो एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। पेपर में एक प्रश्न बनता है कि कभी अगर ऐसा समय आया, ध्यान से सुनिएगा, कभी अगर ऐसा समय आया कि जो प्रेसिडेंट है वो भी नहीं अवेलेबल है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं अवेलेबल है कि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे जाके बैठे, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एब्सेंट हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति की पोजीशन को कौन होल्ड करेगा? ना ही प्रेसिडेंट है ना ही वाइस प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो वेकेंट है। तो अब राष्ट्रपति की पोजीशन पर किसको बिठाया जाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। याद रखिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाती हूँ। देखिए, जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है अपने ऑफिस के समय, जब वो अपना ऑफिस होल्ड कर रहे थे। और वीवी गिरी जो थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर उस समय एक्ट किया, समझिए, जब जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उपराष्ट्रपति जो थे, वो वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी ने कुछ समय तक राष्ट्रपति की पोजीशन संभाली, उन्होंने कुछ समय तक एज अ प्रेसिडेंट एक्ट किया, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही वीवी गिरी ने वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के पोजीशन से रिजाइन कर दिया, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया वीवी गिरी ने, तो अब क्या हुआ? राष्ट्रपति की पोजीशन भी खाली, उपराष्ट्रपति की भी पोजीशन खाली। तो इस कंडीशन में अब कौन राष्ट्रपति की पोजीशन पे बैठेगा? जो सीजीआई है। तो उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो थे वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बैठे राष्ट्रपति की सीट पर। ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास?
तो मैंने आपको बता दिया, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की जो पोजीशन है वो वेकेंट है, कोई भी उसको होल्ड नहीं कर रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति की सीट पर कौन बैठेगा, तो आप बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो वीवी गिरी जो कि उस समय के उपराष्ट्रपति थे, वो कुछ समय के लिए तो राष्ट्रपति पद पर बैठे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से जब इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति पद से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और बाद में हम देखते हैं उसी के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में प्रश्न आना चाहिए आपके, मैम जो सीजीआई थे अब तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, अब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। जैसे जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए तो इनकी जो पोजीशन थी सीजीआई वाली वो तो वेकेंट हो गई रही होगी, तो अब उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होगा, ठीक है, वो आपका उस समय क्या करेगा, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और, एक्टिंग चीफ जस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद 126, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास में आपको बता रही हूँ, ये याद रखिएगा। इसके बाद जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह की जगह जब इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया और प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर वो अपने सीजीआई पोस्ट को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अभी यहाँ पर देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है करंट में था ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ्लैग के बारे में बोला था, तो कुछ इस तरीके से ब्लू कलर का फ्लैग था जिसमें यतो धर्मस्तुतो जया की बात की गई है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा एक बार। अब देखो वही चीज जो मैं आपको बता रही थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान दिया गया है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की गई है, तो बताइए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 126 है, आर्टिकल 126 याद रखिएगा। जब भी सुप्रीम कोर्ट वाला सब चैप्टर पढ़िएगा आप किसी भी बुक से तो कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने, आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, 127 और आर्टिकल 128, ठीक है। यहाँ पर जब हम 126 की बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात की जाती है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपका 127 में, क्लास ध्यान से सुनिएगा जो बता रही हूँ, जब हम लोग 127 की बात करते हैं तो यहाँ पर एडहॉक जजेस की बात की जाती है, ठीक है, और जब हम 128 की बात करते हैं तो यहाँ पर रिटायर्ड जजेस की बात की जाती है। नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। 126, 127, 128 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 126 में हम कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 127 में हम एडहॉक जजेस की बात करते हैं और 128 में हम किसकी बात करते हैं, रिटायर्ड जजेस की बात करते हैं। अब आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब एम हिदायतुल्लाह जी ने प्रेसिडेंट की पोजीशन संभाली, ठीक है, तो उस समय उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो सीजीआई की पोजीशन थी वो तो वेकेंट हो गई, ठीक है। अब जब वो वेकेंट हो गई तो उस सीजीआई की पोजीशन पे किसी और को बिठाना पड़ेगा ना, तो वहां पर उतनी देर के लिए जब कोई जज सीजीआई की पोजीशन पर बैठेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिंग सीजीआई, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्टिंग सीजीआई। वो सीजीआई नहीं है बट कुछ समय के लिए वो सीजीआई की पोजीशन को होल्ड किया है, एक्ट कर रहा है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम 126 में बात करते हैं। क्लियर है क्लास, बताओ क्लियर है। अब 127 और 28 को भी समझते हैं लेकिन प्रश्नों के माध्यम से, अभी बता सकती हूँ, प्रश्नों के माध्यम से बताऊंगी तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। Under Article 128, who can request a retired judges to act as a judge of the Supreme Court? ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है,
आर्टिकल 128 में हम रिटायर्ड जजेस की बात करते हैं, तो कौन रिक्वेस्ट कर सकता है रिटायर्ड जजेस से कि आप कुछ समय के लिए एज अ जज एक्ट करिए सुप्रीम कोर्ट में? तो ये रिक्वेस्ट कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किससे वो लेगा, अप्रूवल लेगा या किससे पूछेगा? तो प्रेसिडेंट से पूछेगा। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 127 जिसमें हमने एडहॉक जजेस की बात की है, के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश, एडहॉक कार्यवाहक मतलब क्लास, एडहॉक जजेस की हम बात कर रहे हैं, की नियुक्ति कब की जाती है? जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, जब स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, जब संसद कोई प्रस्ताव पारित करती है, जब भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को भंग कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, एडहॉक जजेस को तब अपॉइंट किया जाता है जब कोरम पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तब एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा जो जो पॉइंट मैं बताऊंगी। मैं अभी आपको बताऊंगी कि चलो ये तो समझ में आ गया, 126, 27, 28, बहुत अच्छा, क्लैपिंग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए, हम लोग क्या होता है, टीचर्स भी, फैकल्टी भी ना, पढ़ाते पढ़ाते उनको समझ में आने लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को कहाँ पर दिक्कत होने वाली है। जब मैं कह रही हूँ कि कोई डाउट, तो सब कहते हैं मैम बिल्कुल डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो सबको डाउट बनने लगता, हाँ मैम ये तो नहीं सोचा था। तो अब हमें ये समझ में आ जाता है कि जब हम 126, 27, 28 की बात करेंगे तो सब कहेंगे हाँ मैम समझ में आ गया। सबसे पहले 126 की बात करेंगे तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। पता है मैम, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन वेकेंट होगी किन्हीं कारणों से, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। 126, वेरी गुड। 127 मैम आपने बताया एडहॉक होता है, मैंने कहा वेरी गुड। 128 मैम रिटायर्ड होता है, वेरी गुड। अब लेकिन मुझे ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनिएगा क्लास, आप लोग जहां पर भी बैठे, भले मेरी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है लेकिन इससे एज अ लाइव क्लासेस की तरह पढ़ा करिए। ठीक है, स्पीड तेज करके जैसे भी आप उसको पढ़ा करिए। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये देंगे कि 127 और 128 वाले जजेस में अंतर क्या है? क्यों हम एक जगह रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं और एक जगह हम एडहॉक जजेस की बात कर रहे हैं? अभी मैंने बताया एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तब अपॉइंट किया जा रहा है जब कोरम पूरा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी है तो एडहॉक जजेस को कुछ समय के लिए अपॉइंट कर दिया जा रहा है। तो रिटायर्ड जजेस को कब अपॉइंट किया जाएगा ये बता। चलो सोचो, थोड़ा सोचो, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अब थोड़ा सा इसको समझना। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एक्टिंग जज, क्लियर? आर्टिकल 127 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन चीफ, या इस तरीके से सुनिए, आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन, एक्टिंग जजेस की बात सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद में की गई है? तो आप बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर कि मैम एक्टिंग जजेस की बात सुप्रीम कोर्ट में 127वें आर्टिकल में की गई है। फर्स्ट, मैं मान के चलिए समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, एक्टिंग जजेस को सुप्रीम कोर्ट में कब अपॉइंट किया जाएगा? ध्यान से सुनिए, एक्टिंग जजेस को सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में कब अपॉइंट किया जाएगा? मैम जब कोरम पूरा नहीं होगा। ठीक है, जब कोरम पूरा नहीं होगा तब। वेरी गुड। अब तीसरा क्वेश्चन, एक्टिंग जजेस को सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट करेगा? तो मैम एक्टिंग जजेस को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, लेकिन किससे पहले कंसल्ट करेगा? पीरियड कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और, अगर जो एक्टिंग जज है वो किसी सुप्रीम कोर्ट से ही तो आएगा कि भाई आओ, सॉरी वो किसी हाई कोर्ट से ही तो आएगा कि भाई आओ सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है वो पूरा नहीं है, तो कुछ समय के लिए आप हाई कोर्ट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में, अरे भाई आएगा भी वो खुशी खुशी। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, जब चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट जज को बुलाएगा एक्टिंग जज के लिए, तो वो एक बार वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनसे भी कंसल्ट करेगा और जज से भी कंसल्ट करेगा। यही लाइन दी गई है। इफ देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस टू कंटिन्यू और होल्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेशन
द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन विद द superior consent of President of India appoint a high court judges as a acting judge of Supreme Court। ठीक है, यहाँ पर क्या मेन वो होना चाहिए, यहाँ पर मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस भी हाई कोर्ट के जज को वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज की तरह काम करने के लिए बुला रहा है, उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगा कि हाई कोर्ट के फलाने जो जज हैं उनको हमें सुप्रीम कोर्ट में एज अ एक्टिंग जज बुला लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो यही देखेगा कि क्या उस जज के पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर बीइंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपको पता है ये जो जज है वो जितने दिन के लिए इसे अपॉइंट किया गया है उतने दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम करेगा, लेकिन ये कभी भी परमानेंट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये परमानेंट नहीं होंगे, ये मेनली हाई कोर्ट से अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, सीजीआई जो है वो रिकमेंड करेंगे, लेकिन अप्रूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे। ये तो आपको पता ही है। क्यों प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा? क्योंकि भाई जब आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 पढ़ते हो तो उसमें दिया ही है कि मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और अदर जजेस जो हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, भले रिकमेंड करा जाता है उनका नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम द्वारा, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो याद रखिएगा। चलो, यहाँ पर सीजीआई रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट बट प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव इट, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर रिकमेंड करेगा सीजीआई, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेगा? अप्रूव करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा क्लास कि सीजीआई अपने मन से ही नहीं, सीजीआई जो है वो क्या करेगा? रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट, और उसको अप्रूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। द अपॉइंटमेंट हैपन्स ओनली इन द केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ जजेस। जब भी जजेस की शॉर्टेज होगी तब एडहॉक जजेस को लाया जाएगा। चलो, इतना अभी ध्यान में रखो। अब यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा और इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, बस ध्यान दीजिएगा क्लास। सबसे पहले, क्या सुप्रीम कोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है, जो जजेस की रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सेशन के लिए, वो अपर्याप्त है। मतलब हमें जजेस की रिक्वायरमेंट है। हाँ है, आंसर मिला, हाँ है। तो अब क्या होगा? चीफ जस्टिस एक योग्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पहचान करेगा। अब जो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या देखेगा कि हाई कोर्ट का कौन सा जज इस समय एडहॉक जज की तरह काम कर सकता है, क्या उसके पास ये क्वालिफिकेशन है कि नहीं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए रिक्वायर्ड है। वो चेक करेगा ये चीज़, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसे किसी कैंडिडेट का नाम मिला तो जो सीजीआई है अब वो किससे अनुमति मांगेगा? यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वो किससे अनुमति मांगेगा? वो राष्ट्रपति से अनुमति मांगेगा। ठीक है, क्या राष्ट्रपति अनुमति मिली राष्ट्रपति की? हाँ, अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है कि ठीक है मिस्टर एक्स जो कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, ठीक है, उनके पास एलिजिबिलिटी भी है, ठीक है, योग्य भी है, सब चीज़ है, और प्रेसिडेंट ने भी कह दिया हाँ अपॉइंट कर लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एससी में कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर दिया जाएगा, उसे एडहॉक जजेस के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा परमानेंट नहीं, टेम्पररी, जब तक की ज़रूरत है। निर्धारित समय तक एससी में न्यायाधीश कार्य करेगा वो, ठीक है, और कार्यकाल समाप्त होने पर उच्च न्यायालय में वापस चला जाएगा। जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त होगा वो वापस हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है क्लास? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो एडहॉक जज है उसकी पहचान कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, लेकिन अनुमति वो किससे मांगता है? राष्ट्रपति से मांगता है, और राष्ट्रपति जब अनुमति देता है तो वो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज अपॉइंट कर देता है। अब मैंने कई तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया और जानबूझ के इस टॉपिक पर
मैंने थोड़ा समय दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है। अभी भी आपको अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब 128 की हम बात करते हैं। यहाँ पर रिटायर्ड जजेस की हमने बात की है, ठीक है, रिटायर्ड जजेस की हमने बात की है। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 128 जो है वो रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात करता है। 128 में क्या कहा गया है, हम रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करेंगे, लेकिन ये जो रिटायर्ड जज हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं और हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना, योग्यता होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। टू सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है। कब कब The Chief Justice of India requests their attendance. The President of India consent to the appointment and the retired judges agree to serve. जो रिटायर्ड जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसको कुछ समय के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं, ठीक है, कि आप बैठिए, लेकिन उस कंडीशन में ये याद रखिएगा, चीफ जस्टिस को आवश्यकता हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये रिक्वेस्ट किया हो, प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया हो और जो रिटायर्ड जज है वो एग्री कर रहा हो कि हाँ मैं सर्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखो, सच अ रिटायर्ड जज डज नॉट हैव अ परमानेंट जज नॉट बिकम अ परमानेंट जज अगेन। मैंने वही चीज़ आपको बताई, चाहे एडहॉक जज की बात करें चाहे रिटायर्ड जज की बात करें, हाँ कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन होती है वो परमानेंट जज की तरह नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। They are entitled to the allowances decided by the president but not additional salary. ये आप याद रखिएगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछा गया ये प्रश्न कि जो रिटायर्ड जज है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है उसको क्या सैलरी मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, तो आप क्या बताएंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। दे फंक्शन एज अ रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जज फॉर द पीरियड दे आर अपॉइंटेड, जब तक के लिए उनको अपॉइंट किया गया है उस समय तक के लिए वो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जज की तरह काम करेंगे। एंड दिस प्रोविजन इज यूज्ड टू हैंडल द केस बैकलॉग, इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक तरीके से और मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाऊंगी, दो तरीके से, ताकि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट पूरा बैठ जाए। उसके बाद ये ना कहिएगा कि मैम भूल जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। जब पहली बार पढ़ते हो तो लगता है समझ में आ गया है, लेकिन जब 5-6 महीने तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हो तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन होने लगती है। ध्यान से सुनना क्लास। सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त जजेस की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमें अतिरिक्त जजेस की आवश्यकता है। सीजीआई किसी योग्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पहचान करता है, ठीक है, कोई भी रिटायर्ड जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो चाहे हाई कोर्ट से है, उसकी पहचान कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो किससे अनुमति मांगेगा, राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से, याद रखिएगा। राष्ट्रपति से अगर उसको अनुमति मिल गई, हाँ, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है उसे सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है, अस्थायी रूप से। निर्धारित अवधि तक एससी में न्यायाधीश कार्य करते रहेंगे और कार्यकाल समाप्त होने पर क्या होंगे, वो सेवा उनकी समाप्त हो जाएगी। चल, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और जहाँ पे कंफ्यूजन होगी और थोड़ा सा समय लेके मैं आपको बता दूंगी। अब देखो, एडहॉक जजेस, क्लास बोलो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 127। एडहॉक जजेस 127, ठीक है। रिटायर्ड जजेस 128, आप कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग सीजीआई 126, याद रहेगा। चल, कौन अपॉइंट करता है, हु इज अपॉइंटेड, बताओ, यहां पर कौन अपॉइंट नहीं करता है, किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये बोला, हु इज अपॉइंटेड। तो जब भी एडहॉक जजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो कि एलिजिबल हैं, यहाँ पर एडहॉक जजेस में जो कि हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो कि एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है एडहॉक जजेस में, ठीक है। हु इज अपॉइंटेड, सिटिंग हाई कोर्ट जजेस, जिनके के पास एलिजिबिलिटी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की
और CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चाहता भी है कि आप एज अ एडहॉक जज अपॉइंट हो कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वो ठीक है। लेकिन जब हम रिटायर्ड जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिटायर्ड जजेस में वो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है और हाई कोर्ट का भी हो सकता है। एग्जाम में इसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा सकता है कि 128 में रिटायर्ड जजेस की बात की गई है। ये रिटायर्ड जज जो हैं वो खाली सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है, ओनली दिया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे नहीं, यहाँ पर जो रिटायर्ड जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हो सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं। वाई हम उनको क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, एडहॉक जजेस को हम क्यों अपॉइंट करें? तो मैंने बताया ना, कोरम पूरा नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सेशन के लिए कोरम पूरा नहीं है जो जजेस की आवश्यकता है, इसीलिए एडहॉक जज को अपॉइंट किया जा रहा है। रिटायर्ड जज को क्यों अपॉइंट किया जा रहा है? क्योंकि एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। अभी बर्डन ज्यादा हो गया जुडिशरी पर, जुडिशरी उतना काम नहीं कर पा रही है, डगमगा रही है, तो एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, जुडिशियल सपोर्ट की, तो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कोरम की बात 127 में एडहॉक जजेस में की गई है कि जब सेशन को कंडक्ट कराने के लिए कोरम पूरा नहीं होगा तो हम किसी भी हाई कोर्ट के एक जज को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में बिठा सकते हैं एज अ एडहॉक जज उस सेशन के लिए। लेकिन जब हम रिटायर्ड जजेस को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जो बर्डन है उसको कम करने के लिए और फंक्शन को स्मूथली जुडिशियल सपोर्ट के लिए, ये याद रखिएगा। अप्रूवल नीडेड की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंसेंट ऑफ द जजेस प्रेसिडेंट अप्रूवल, यहाँ पर याद रखिएगा चीफ जस्टिस की हम बात करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर किसका अप्रूवल की जरूरत है? प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत है। लेकिन जब हम रिटायर्ड जजेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो रिटायर्ड जज है उसके भी कंसेंट की आवश्यकता है। अब भाई कोई रिटायर हो गया, उसको नहीं मन है ज्वाइन करने का, अब वो चाह रहा है कि अब रिटायरमेंट हो गई, अब छुट्टियां मनाने वो विदेश जाए, आप उससे जबरदस्ती कहोगे कि नहीं 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 जुडिशरी को आपकी आवश्यकता आइए, नहीं कहेगा, नहीं हो गया काम मैंने कर लिया, अब नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में याद रखिएगा कंसेंट ऑफ द रिटायर्ड जज की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरेशन दोनों की क्या होती है? टेम्पररी होती है, जितने समय के लिए उनको बुलाया गया है, ठीक है। सैलरी बेनिफिट जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंस होता है। जो एडहॉक जजेस हैं उनकी सैलरी जो होती है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी के बराबर होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है वही एडहॉक जज की भी सैलरी होगी जितने समय तक वो अपने पोजीशन को होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं हम रिटायर्ड जज की, तो इनकी सैलरी को कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। क्लास हो सकता है आपको बहुत क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपकी परीक्षा में अगर बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा तो वो यही बना देगा। तो 127, 128 आपको याद रखना है। यहाँ पे जब कोरम नहीं पूरा होता है तब उनको अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पर जुडिशियल सपोर्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर जो इनकी सैलरी और बेनिफिट होती है एडहॉक जजेस की वो सेम होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर। लेकिन जब हम रिटायर्ड जजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है वो होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो रिटायर्ड जज हैं वो आपके कहाँ हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ो। आ रहा है ना क्लास समझ में? कभी कभी समझाओ तो मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है, जब मैं समझाने लगती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरे स्टूडेंट्स बोर हो रहे होंगे, उनको समझ में पहली बार ही आ गया होगा। तो देखिए क्लास, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अभी आप एक स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ें, स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ें तो आपको चीज़ें आसान लगती है। लेकिन यही चीज़ें जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद करनी रहती है ना तो छोटे छोटे पॉइंट्स में आप कंफ्यूज होने लगते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में, ठीक है, और तभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं अपने लेक्चर में इस तरह पढ़ाने का प्रयास करती हूँ कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो किस टॉपिक पे आपको दिक्कत हो सकती है, किस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। और ये चीज़ मुझे कैसे पता है? क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो आप ही लोग द्वारा मुझे फीडबैक दिया जाता है कि मैम एकदम याद था रिटायर्ड जजेस के बारे में, लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिया कि रिटायर्ड जजेस की जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर नहीं होती है, बल्कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें
में कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। चलो अब इसको देखो, इस प्रश्न को देखो क्या दिया गया है। राज्य में आपातकाल के संदर्भ में, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राज्य में आपातकाल के संदर्भ में मुंबई केस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुंबई केस का फैसला 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, ये सही। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, बताओ, ये भी सही है, ठीक है। राज्यों में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है तो स्टेट अगर चाहे तो अपील कर सकती है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति शासन बिना किसी वैध कारण के लगाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के फैसले को रद्द भी कर सकती है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो बिना किसी कारण के लगाया गया है, ऐसे ही लगाया गया है, सेंटर वाली जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी से खुश नहीं है, उसको लग रहा है अरे देखो फालतू में स्टेट में बैठे हुए हैं ये लोग, चलो इनको हटाओ प्रेसिडेंट रूल लगाकर, हटाओ प्रेसिडेंट रूल लगाकर, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो ऐसा कुछ पाती है तो वो रद्द भी कर सकती है। राज्य विधानसभा को भंग करने के आदेश के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं सब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये चीज तो आपका क्लियर हो गया ना, क्लियर है ना क्लास? चलिए अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या दिया है। प्रेसिडेंट रूल भारत में कब इम्पोज किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है जिसको कि हम आर्टिकल 356 के तहत लगाते हैं, 356 के तहत, ठीक है, वो कब लगाया जाएगा, किस केस में लगाया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फेल्योर टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉस ऑफ मेजॉरिटी इन द स्टेट असेंबली, नॉन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए क्या होता है, सेंटर ने कुछ आदेश दिया, स्टेट उसको मान ही नहीं रही है, अपने मन से काम कर रही है, तो सेंटर कह सकता है ये क्या करे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही है, या फिर किसी केस में जो पार्टी मेजॉरिटी में है स्टेट असेंबली में वो अपनी मेजॉरिटी खो दे, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन ही नहीं कर रही हो, तो इन सब कंडीशंस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। अब जो भी प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, उसको दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, दोनों सदन जो दोनों हाउस हैं सेंटर में, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अप्रूव्ड किया जाना चाहिए विद इन 2 मंथ्स, ये याद रखिएगा, 2 महीने के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मंथ्स के अंदर अगर किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है प्रेसिडेंट रूल, तो इसे अप्रूव्ड होना चाहिए बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है तो ये 6 मंथ के लिए आपका एक्सटेंड कर सकता है। एक बार जो दोनों सदन ने राष्ट्रपति शासन को अप्रूव कर दिया तो वो 6 महीने तक आपका लग सकता है, और मैक्सिमम कितने साल तक लग सकता है? 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक, लेकिन हर 6 महीने बाद इसे दोनों सदनों द्वारा पारित कराना अनिवार्य है, ये याद रखिएगा जो मैंने बताया है। द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, ठीक है। जब एक बार ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो 6 मंथ के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए, लेकिन 3 साल ऐसा नहीं कि एक ही बार में, 6 महीने के अंतराल में इसे अप्रूव्ड होना चाहिए बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया एसआर मुंबई केस के बारे में, इसमें क्या हुआ था, इसमें जुडिशियल रिव्यू के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, जो सीएम थे उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई किया था। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि क्या राष्ट्रपति शासन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन एन अनजस्टिफाइड प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। द कोर्ट कैन reinstate the dismissed state government if it find the dismissal अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर जबरदस्ती लगाया गया है, ठीक है, गलत लगाया गया है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सरकार को दोबारा बुला सकती है। चलो इतनी चीज क्लियर क्लास? अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, क्लियर हो गया होगी वैसे बातें।
रेड कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क ले लिया था ना मैंने, अब नहीं ये गलती करूँगी। क्लियर है ना क्लास? चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। What caused wind to deflect towards its southern hemisphere? किसके वजह से जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होती है सदर्न हेमिस्फीयर में? ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर सही उत्तर क्या है? कोरियोलिस फोर्स, याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर क्लास अगर आप देखिए, जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस इफेक्ट है, इज द कर्विंग ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और अ फ्लूइड ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन के कारण जो ये जो पाथ है ना, उस पाथ से ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अब आप समझिए, जो हवा है वो ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन रोटेशन की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई। इसी को हम कोरियोलिस फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए ऐसे डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन डिफ्लेक्शन हो गया ड्यू टू रोटेशन। क्लियर है? अब नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ये याद रखिएगा। अब देखिए, कोई इधर से ऐसे आ रहा है तो ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और कोई हवा ऐसे से ऐसे जा रही है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। चलो, क्लियर है क्लास यहाँ पर? अब यहाँ पर ध्यान देखो, ध्यान से। कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोरियोलिस फोर्स की बात करेंगे तो हाँ, कोरियोलिस फोर्स जो है वो बढ़ेगा विद द विंड वेलोसिटी, और ये जो है वो एब्सेंट है आपका इक्वेटर पे और मैक्सिमम है पोल पे, ठीक है। चलो अगला देखिए हम, चीनूक पवन निम्नलिखित में से कहाँ चलती है? चीनूक की बात की गई है। तो अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो चीनूक जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। सारे जो टर्म्स है वो यहीं पर मैम के एकदम किचपिच हो जाते हैं एक समय पर। अभी पढ़ाया नदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ अमेरिका को नदर्न हेमिस्फीयर बोल दिया, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रही हूँ, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में भी अगर हम देखेंगे चीनूक पवनों के बारे में, तो ये रॉकी माउंटेन में बहती है। तो बताइए, चीनूक विंड ब्लोज ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन, ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन, ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन, ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दे फ्लो ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन। ए इज द राइट आंसर, ठीक है क्लास। चलो आगे बढ़े, यहां पर देख लो, ये क्या है? ये रॉकी माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में आपको दिख रहा है ना, ये यूएस है, ये कनाडा है, ये इधर आपका रॉकी माउंटेन जो है वो स्प्रेड है, और ईस्टर्न साइड ऑफ रॉकी माउंटेन चीनूक पवन आपकी फ्लो करती है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चीनूक है, जो उष्ण स्थानीय पवन है, वो कहाँ कहाँ फ्लो करती है? तो आप बताएंगे कहाँ पर? रॉकी माउंटेन के पूर्वी ओर से ये फ्लो करती है, यूएसए और कनाडा में, ये याद रखिएगा। यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर ये फ्लो करती है। फॉन की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर फ्लो करती है? आल्प्स पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब सिराको की बात करेंगे तो ये उत्तरी अफ्रीका में फ्लो करती है, ठीक है। सिमुम की जब हम बात करेंगे तो ये सहारा मरुस्थल में। फिर उसके बाद हरमट्टन, ये भी सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा। लू कहाँ चलती है? हमारे भारत में चलती है। हम लोग कहते हैं ये लू है, अब लू चलेगी ना गर्मियों में, लू ना लगे, प्याज खाओ, पानी पियो ना। चलो फिर उसके बाद ब्रिक फिल्डर की जब हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखिएगा। तो ये जो थी आपकी उष्ण स्थानीय पवनें थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम शीतल स्थानीय पवनों की बात करेंगे तो मिस्ट्रल, याद रखिएगा, ये स्पेन और फ्रांस के पठार में चलती है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस में कौन सी है? मिस्ट्रल है, ठीक है। बोरा की बात करेंगे तो ये एड्रियाटिक सी, इटली, एड्रियाटिक सी, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इटली का मैप ध्यान होगा मन में, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ इस तरीके से इटली रहती है, एक तरफ एड्रियाटिक सी है, एक तरफ आयोनियन सी है, बताओ, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। फिर ब्यूरॉन की बात करेंगे तो साइबेरिया, और हम बात करेंगे ब्लिजार्ड की तो यूएसए। तो ब्लिजार्ड जो है वो यूएसए की एक शीतल स्थानीय पवन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और चीनूक की बात करेंगे तो ये आपकी गर्म स्थानीय पवन है, हॉट एयर है, ठीक है। क्लियर? चलो
इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। वैसे आज आप में से भी कई स्टूडेंट्स का व्रत होगा, तो पता नहीं आप लोग को पढ़ने में मन भी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अब मेरे माइंड में क्या रहता है, आप लोग कहते हो कि मैम क्लास एक भी दिन गैप मत किया करिए, तो मेरा भी ये टारगेट रहता है कि हो सकता है क्लास थोड़ा लेट में आए या बाद में आए, लेकिन आप लोगों का गैप ना हो, ठीक है। इसी वजह से मैं क्लास ले लेती हूँ अब, कि गैप नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ये जो कंटिन्यूटी है ना ये बने रहना चाहिए, ठीक है। क्लास कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, मैं आने वाले सेशन में उन सब चीज़ों को कवर कर लिया करूँगी। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे श्वेत नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो बताओ किसे जाना जाता है? साओ पालो को, ओसाका को, न्यूयॉर्क को, या फिर रियो दी जेनेरियो को? तो यहाँ पर याद रखिएगा व्हाइट सिटी के नाम से हम रियो दी जेनेरियो को जानते हैं। डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अब ओसाका की अगर हम बात करें, जो ओसाका है वो कहाँ पर है? वो जापान में एक सिटी है जो कि सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। किसके लिए? सूती और ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत फेमस है। क्या? ओसाका। कहाँ पर है? जापान में है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। न्यूयॉर्क, आपको पता है न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, नेचुरल पोर्ट है सबसे बड़ा यूएसए का। फिर हम साओ पालो ब्राज़ील की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है। अब देखिए कॉफ़ी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो आप देखेंगे कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, याद रखिएगा। अब ये प्रश्न देखो, बांध डैम से रिलेटेड प्रश्न है ये। क्या दिया गया है? नुक्रेक बांध तजाकिस्तान में है, इंगुरी बांध जो है वो जॉर्जिया में है, ठीक है। फिर यूसुफ अली बांध सऊदी अरब में है, नुओ साडू बांध जो है वो चाइना में है। तो समय लो क्लास, बताओ नुक्रेक बांध जो है वो तजाकिस्तान में है कि नहीं? प्रश्न में, पेपर में प्रश्न बनता है, तो ये तजाकिस्तान में है। इंगुरी बांध जॉर्जिया में है, नुओ साडू बांध जो है वो चीन में है, लेकिन यूसुफ अली बांध जो है ये सऊदी अरेबिया में नहीं, ये टर्की में है, याद रखिएगा। तो कौन सा गलत हो गया क्लास? सी आपका गलत है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार हम इसको। ये देखिए यूसुफ अली डैम जो है वो कहाँ पर है? वो आपका ब्लैक सी रीजन में है, टर्की के पास। चलो थोड़ा सा मैप वर्क देखते हैं, बहुत दिनों से नहीं देखा, बहुत दिनों से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं लगवाए थे। इधर बीच हम लोग आधुनिक भारत ही पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम आधुनिक भारत में जो युद्ध 1857 के पहले हुए हैं उसको समझा दीजिएगा ना। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा है और फिर किसी ने कमेंट भी किया है कि मैम उसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो उसको हम आने वाले सेशन में कवर कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको याद रहेगा कि एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो ये आपका अगर हम बात करें मैसूर युद्ध, ये सारी चीज़ें कैसे याद रहेगी, तो वो मैं आपको चार्ट के फॉर्म में बता दूंगी, आपको कभी नहीं भूलेगा। बस रिवाइज करते रहिएगा थोड़ा सा समय निकाल के, तो उसकी चिंता मत करिए। अभी देखो यहाँ पर बहुत दिनों से मैप के क्वेश्चंस नहीं देखे थे, तो एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देख लीजिए, आपको जाम्बेजी नदी दिख रही है, ठीक है। जाम्बेजी नदी में क्या दिख रहा है? विक्टोरिया फॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया फॉल किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। इसके इधर आएंगे तो लेक करीबा है और लेक काबोरा बासा है, ये याद रखिएगा, पूछा गया है। यहाँ पर क्लास देखिए, अफ्रीका का मैप आपको दिख रहा है, बताओ अफ्रीका का मैप दिख रहा है ना यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको जिम्बाब्वे दिख रहा है, ठीक है। इधर आपको जाम्बिया दिख रहा है, बताओ दिख रहा है। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया दिख रहा है। अभी मैं आपको मैप में फिर से इसको समझाऊंगी, बस एक बार आप पोजीशन देखिए, पोजीशन दिखा, अब फिर इस मैप में आइए, ध्यान दीजिएगा क्लास। तो यहाँ पर आपको जाम्बेजी नदी दिख रही है। जाम्बेजी नदी में पूछा जाता है कि विक्टोरिया फॉल
मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी अफ्रीका की बात होगी तो विक्टोरिया फॉल अलग है, विक्टोरिया लेक अलग है, ठीक है। विक्टोरिया फॉल जो है वो जाम्बेजी नदी पर है, लेकिन जब हम बात करेंगे आपसे किसकी, विक्टोरिया लेक की, तो वो भी अफ्रीका में है, लेकिन विक्टोरिया लेक से कौन सी नदी निकल रही, व्हाइट नाइल निकल रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ इस चीज पर कि विक्टोरिया फॉल जो है वो जाम्बेजी नदी पर है, और विक्टोरिया फॉल के इधर आपको लेक करीबा दिखेगा और इधर लेक काबोरा बासा दिखेगा। याद रखिएगा कौन सी नदी है, जाम्बेजी नदी है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं लेक विक्टोरिया की, तो लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल, ठीक है। और लेक ताना से कौन सी नदी निकलती है, ब्लू नाइल। तो यहाँ से ये आपकी ब्लू नाइल निकल रही है, और दोनों मिलते कहाँ पर हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल एक दूसरे से मिल कहाँ पर रहे हैं, खार्तूम में। याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखिए यहाँ से दोनों जो नाइल रिवर है उसी पर आपका आसवान हाई डैम है, दिख रहा है, आसवान हाई डैम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। क्लियर हुआ कुछ चीजें क्लास? फिर से मैप देखते हैं, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पर आप ऐसे मानिए, ये क्या है, लेक विक्टोरिया है, ठीक है। लेक विक्टोरिया को कट क्या कर रहा है, ऐसे करके, रुको थोड़ा अच्छे से बनाऊंगी ताकि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, ये लेक विक्टोरिया है, रिवाइज करो जल्दी से जो बता रही हूँ। लेक विक्टोरिया को कट कौन कर रहा है, इक्वेटर, दिख रहा है ना क्लास, इक्वेटर, विषुवत रेखा, मैं देख भी रही हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है। इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर। अच्छा, मैंने आपको बताया था इक्वेटर क्या करता है, लेक विक्टोरिया को कट करता है। कट की स्पेलिंग आपको क्या याद रखनी है, KUT कट याद रखना है, CUT कट नहीं याद रखना है, KUT कट याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर परीक्षा में कभी भी आपसे पूछा गया लेक विक्टोरिया जिसको कि इक्वेटर कट कर रहा है KUT से, वो किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, तो आप KUT कट से बता सकते हो। यहाँ पर देखो, ये लेक विक्टोरिया है, इधर केन्या दिखेगा, इधर तंजानिया दिखेगा, इधर युगांडा दिखेगा। तो फिर से मेरे साथ बोलो, जो लेक विक्टोरिया है जिसको कि इक्वेटर KUT कट से कट कर रहा है, वो किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, K से केन्या, U से युगांडा, T से तंजानिया। अब ये लेक विक्टोरिया है तो गोरी होगी, विक्टोरिया गोरी होंगी ना, तो यहां से व्हाइट नाइल निकलती है, सफेद नाइल निकलती है, ठीक है। चल यहां से व्हाइट नाइल को निकाल लो। अब ब्लू नाइल है, बेचारा ब्लू नाइल, वो ब्लू कलर का है, तो लोग उसको ताना देते रहते, भाई देखो तुम कितने नीले नीले हो, उसको देखो विक्टोरिया को कितनी सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट है। तो यहाँ पर क्या है, लेक ताना है, ठीक है। लेक ताना से कौन सी नाइल निकल रही है, ब्लू नाइल निकल रही है, और दोनों एक दूसरे से जाकर कहाँ पर मिल रहे हैं, खार्तूम में, खार्तूम में, ये याद रखिएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिल जा रहे हैं। और आगे चल के अगर हम देखेंगे तो आसवान डैम जो है वो नाइल रिवर पे है। क्लियर? अब भूलेगा नहीं, भूलेगा मुझे लगता है। चलो मैम आपके लगने से क्या हुआ, भूल जाएगा हमको, आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल देती है पढ़ाने में कि नहीं भूलेगा, भूलेगा नहीं भूलेगा, भूल जाएगा नहीं भूलेगा, मैं कह रही हूँ नहीं भूलेगा, आने वाले टेस्ट में भी उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो क्लियर है इतना? अच्छा, यहाँ पर जो था आपका, मैंने आपको बताया ये विक्टोरिया हो गया ना, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन याद रखिएगा क्लास, जो विक्टोरिया फॉल है ना वो जाम्बेजी नदी पर है, फॉल है वो, ठीक है। ये विक्टोरिया लेक की हम बात कर रहे थे। अब देखिए और कुछ आपको बताना हो, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। आसवान डैम मैंने आपको बता दिया, लेक काबोरा बासा, और याद रखिएगा लेक करीबा जो है वो विक्टोरिया फॉल पे है, ठीक है। और यहाँ पर आपका लिविंगस्टोन नेशनल पार्क भी है। चलो अब यहाँ पर देख लो, तजाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं तो तजाकिस्तान में वंश रिवर आपको मिलेगी, VKHSH वंश रिवर मिलेगी तजाकिस्तान में। और इसमें कौन सा डैम है, तो न्यूक्रेक डैम,
कई बार परीक्षा में पूछा गया है। न्यूक्रेक डैम जो है वो कहाँ पर है पूछेगा तो तजाकिस्तान में है, ठीक है। और किस रिवर में है तो वंग्स रिवर, याद रखिएगा। क्लियर, चलो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिखा रहा है इस मैप में? कोलोराडो रिवर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कोलोराडो, कोलोराडो रिवर पे आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो ग्रैंड कैन्यन है, जो ग्रैंड कैन्यन है वो किस रिवर पर है तो आप बताएंगे कोलोराडो रिवर पर है। दिख रहा है आपको? चलो तो याद रखिएगा कोलोराडो रिवर पर है ग्रेट कैन्यन। ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न को देखो, निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करिए। तो बताइए क्या होगा अधिक से कम की ओर? तो ओंटारियो, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, ये सब क्या है? ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, लेक सुपीरियर। अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आप लेक सुपीरियर के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, इरी के बारे में पढ़ते हैं, मिशिगन के बारे में पढ़ते हैं और ओंटारियो, ओंटारियो के बारे में पढ़ते हैं। और आप देखते हैं इसमें से ये जो लेक्स हैं ज़्यादातर ये एक बाउंड्री फॉर्म कर रही है कनाडा और यूएसए के मध्य में। लेकिन एक जो लेक है वो आपकी बाउंड्री पर नहीं है, वो इंटायरली यूएसए में लाई करती है। वो कौन सी लेक है? लेक मिशिगन, याद रखिएगा। यहाँ पर तो आपसे बोला गया है कि एरिया के फॉर्म में इसे अरेंज करना है। तो सबसे बड़ी जो है वो आपका लेक ओंटारियो है, 2 जगह दिया गया है। लेक ओंटारियो के बाद हम देखेंगे लेक बल्कश है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो लेक टिटिकाका, फिर उसके बाद रेनडियर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? अच्छा, लेक टिटिकाका कहाँ पर है? बहुत बार मैंने पढ़ाया है पहले के क्लास में, रिवीजन करो। साउथ अमेरिका में, ठीक है। किसके किसके मध्य? कमेंट बॉक्स में बताओ। साउथ अमेरिका में चिली और पेरू के मध्य, सही बोल रही हूँ? चलो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्लास, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। पहले के क्लासेस में मैंने बताया। अब देखो ब्लैक सी, मैं सच बता रही हूँ, जब भी मैं ब्लैक सी को देखती हूँ ना मेरा बस बर्गर और टी पीने का मन करता है। ब्लैक सी से ब्लैक टी याद आता है और बर्गर याद आता है। यही आपको ट्रिक में याद रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। टी बर्गर याद रहेगा तो आपको कभी भी ब्लैक सी को जो कंट्री सराउंड कर रही हैं वो नहीं भूलेगी। टी से क्या है बताओ? टर्की है, टी टर्की, ठीक है। बी से क्या है? बुल्गारिया है, ठीक है। यू से क्या है? यूक्रेन है, ठीक है। आर से क्या है? रशिया है। जी से क्या है? जॉर्जिया है। और आर से क्या है? या चला गया, भाग गया। ये देखो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, 1 मिनट, नहीं तो ये फिर भाग जाएगा। बी से क्या है? चलो बोलते चलो। बी से बुल्गारिया है मैम। अच्छा, ये टी किसके लिए है? टर्की के लिए है। यू से क्या है? यूक्रेन है, ठीक है। आर से क्या है? रशिया है, ठीक है। जीई से क्या है? जॉर्जिया है। और एक आर से क्या है? रोमानिया है। बताओ, याद रहेगा? जब भी ब्लैक सी की बात करेंगे तो याद रखना कि ऐश्वर्या मैम को ब्लैक टी और बर्गर पसंद है। टी से तो टर्की हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बर्गर से बुल्गारिया, यूक्रेन, फिर रशिया, फिर आपका हो गया जॉर्जिया और लास्ट में रोमानिया। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देख लो जल्दी से। केप पूछा गया है कि कौन सा केप कहां पर है। चिडली केप, फेयरवेल केप, फारायो केप या फिर होवे केप। तो सही उत्तर क्या होगा यहां पर बताइए? जब हम चिडली केप की बात करते हैं तो ये कनाडा में है। फेयरवेल केप ग्रीनलैंड में, केप पैरो ब्राजील में,
और ओवे के ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े, मैप बेस्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन से देश पूर्वी यूरोप में आते हैं? पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश आ रहे हैं तो बताइए। आपको दिया है बेलारूस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, रोमानिया। रोमानिया ये रहा, बेलारूस ये रहा, यूक्रेन ये रहा, मोल्डोवा ये रहा। बताइए क्लास। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है बेलारूस और रोमानिया, 1 और 4। क्लियर है? आगे बढ़े, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो बताइए कहां पर स्थित है? कानपुर, आगरा, बलिया या फिर बुलंदशहर? तो याद रखिएगा, स्टेट लेदर डेवलपमेंट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो है वो आपका है आगरा में। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, दिए गए कथनों पर स्टेट से रिलेटेड प्रश्न है। आज थोड़े मिक्स प्रश्नों को देख रहे हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं और आपका सही उत्तर सी होगा। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखें। आप में से कुछ बच्चों ने कहा भी था कि मैम रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को ले आइए। तो आज जो हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट देख रहे हैं वो बेसिकली आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देख रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैंने एक बात कही है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और दिमाग में रखती हूँ कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए ये प्रश्नों को डिस्कस करना है। तो इसीलिए आज थोड़ा सा मैंने कहा लास्ट में थोड़ा सा रिसर्च इंस्टीट्यूट को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी आधुनिक भारत की क्लास चल रही है। तो आज इसीलिए पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों को मिक्स करके ली। ऐसे ही हम लोग अपने क्लासेस में चेंजेस करेंगे, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है ना। किसी एक ही सब्जेक्ट का मास्टर मुझे आपको नहीं बनाना है। अब मैं देख रही थी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको आधुनिक भारत कुछ ज़्यादा ही आने लग रही है। हाँ, अब एकदम सब आधुनिक भारत में एकदम रम गए थे कि मैम ये बता दो ये। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा इन लोगों का जो फ्लो है उसको ब्रेक करके दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी और थोड़ा सा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपने बोला था इंक्लूड करने को, वो किया। अब आगे और भी चेंजेस करते रहेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है ना। तो ध्यान दो, प्रदेश के किस जनपद में टसर रेशम का अनुसंधान विकास है? तो बताइए, औरैया, गोंडा, सोनभद्र या फिर झांसी? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सोनभद्र। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए क्लास, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा से रिलेटेड प्रश्न? आप में से किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मैम जलधारा समझा दीजिए, तो मैंने उस समय समझाया भी था, लेकिन आज मैं फिर एक बार रिवाइज भी करा दे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं रिवाइज करते रहोगे तो एग्जामिनेशन तक दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई अफ्रीका के पश्चिमी घाट के सहारे बहती है। तो बताइए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के बारे में बात की गई है। लेब्राडोर, ब्राजील, कैनरी या फिर बेंगुलिया? तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो इसको एक बार आप यहाँ पर देखिए। मैं आपको उत्तर बताने के पहले यहाँ पर एक बार दिखाती हूँ। ये क्या है? साउथ अफ्रीका, अभी थोड़ी साउथ अमेरिका। कितने स्टूडेंट्स ने तुरंत नोटिस कर लिया कि मैम अमेरिका, मैम साउथ अमेरिका। भाग रहा है मेरा बोर्ड, अब नहीं चाह रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। कुछ समय बाद ये बोर्ड चाहता नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, तो वो भागने लगता है, या फिर मेरे स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं कि मैं उनको पढ़ाऊं, इसलिए ये बोर्ड बेचारा साथ देना बंद कर देता है। वो तो मैं नहीं जानती। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये साउथ अमेरिका है ना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे लेक टिटिकाका के बारे में बोला था। लेक टिटिकाका जो है वो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ना, जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, पेरू और चिली में, यहाँ पर इधर की तरफ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है और अपने स्टूडेंट्स को बताया है। किसके बारे में?
सुपीरियर, ओंटेरियो, ह्यूरॉन, इरी और मिशिगन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और क्लास आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, लेक रेनडियर के बारे में भी, ठीक है, कनाडा में लेक रेनडियर के बारे में भी अभी आपके टेस्ट में अभी ये सब नाम आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये अफ्रीका है। अफ्रीका में मैंने अभी किसकी बात की है, विक्टोरिया फॉल की बात की है, लेक विक्टोरिया की बात की है जहाँ से गोरी गोरी व्हाइट नाइल निकलती है, लेक ताना की बात की है जहाँ से ब्लू नाइल निकलती है। रिवीजन करा रही हूँ क्लास, रिवीजन, ठीक है। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम यूरोप में देखेंगे तो इधर मैंने अभी आपसे ब्लैक सी की बात की है और आपको बताया है कि मैम को टी और बर्गर अच्छे लगते हैं। लोकेट कर पा रहे हो ना जगह को? अब ध्यान दो, हमें पढ़ना है मेजर ओशियन करंट। यहां पर कौन सी करंट है, पेरू, जो कि एक कोल्ड करंट है। आप कोल्ड करंट याद करो, बस अभी के लिए बस आप कोल्ड करंट याद करो, उसके बाद हॉट करंट आपको समझ में आई जाएगी। यहां पर कैलिफोर्निया, इधर बेंगुला, इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इधर ओयाशियो और कैनरी, जो कि आपके अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। जो भी स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ओशियन करंट याद ही नहीं रहता है, कंफ्यूजन हो जाती है, मैं उनको बस एक एडवाइस देती हूं कि आप क्या करो, कोल्ड करंट याद कर लो। या तो पेपर में पूछेगा कि ये कोल्ड करंट है या फिर हॉट करंट है, या फिर ये पूछेगा कि ये जो करंट है वो किस ओशियन से बिलोंग करती है। अब ये सबसे पहले जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, इधर आपको साउथ अमेरिका मिलता है। साउथ अमेरिका के इधर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको पैसिफिक ओशियन दिखता है, और साउथ अमेरिका में इधर आपको पेरू चिली वाला रीजन दिखता है ना? बताओ, एंडीज माउंटेन रेंज सब देखते हो ना, ये सब चीजें, तो यहाँ पर पेरू वाला रीजन रहता है। तो जब भी कोई भी करंट वेस्टर्न साइड में है, अगर ये एक कॉन्टिनेंट है तो ये इसका ईस्ट होगा, ये इसका वेस्ट होगा। तो अगर कोई भी करंट वेस्टर्न साइड में है और वो पोल से आपके जा रही है इक्वेटर की तरफ, तो वो हमेशा एक ठंडी जलधारा होगी। तो आप बताओ, 2 मिनट आग बंद करो और साउथ अमेरिका ड्रॉ करो, और वहाँ से पेरू तट से एक करंट को निकालो नॉर्थ टुवर्ड्स इक्वेटर, और वो वेस्टर्न साइड में है, तो वो एक ठंडी जलधारा है। कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे। अब जबरदस्ती रटने का प्रयास करोगे तो भूल जाओगे। अब यही काम हम लोग चलते हैं अमेरिका की तरफ, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। इधर आपको दिखेगा एक अलास्का और कैलिफोर्निया। आपको पता है कैलिफोर्निया जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में है, अलास्का भी इधर की तरफ है। तो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर आपका करंट मूव कर रहा है, और ये कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। याद हुआ? अब रुक जाओ 2 मिनट। अब जैसे मैं बोली, अपने आँख को बंद करके ऊपर बनाओ नॉर्थ अमेरिका, नीचे बनाओ साउथ अमेरिका, बिना पेन के, आँख बंद करके, ठीक है। और ऊपर नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी करंट बनाई? अलास्का करंट बनाई, कैलिफोर्निया करंट बनाई, और नीचे साउथ अमेरिका में पेरू करंट बनाई। और ये तीनों क्या है? ठंडी जलधारा है। क्लियर है क्लास? बताओ, क्लियर है? अब ये एरो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। जब तीनों जलधारा जो मैंने आपको बताया, अलास्का, कैलिफोर्निया और पेरू, ठंडी जलधारा है, तो इसका मतलब ही यही होगा, ये फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर जा रही होगी। पोल से, ध्रुवों से किधर जा रही होगी? इक्वेटर की तरफ। चलो अब इधर आ जाओ जल्दी से, अफ्रीका की तरफ। अब आपको पता है अफ्रीका के इधर हम आएंगे तो इंडियन ओशियन पड़ेगा ईस्ट में, और वेस्ट में अगर हम जाएंगे तो अटलांटिक ओशियन हमको मिलेगा। इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, है कि नहीं है? नहीं है मैम, हमें आता है, वेरी गुड। तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका के वेस्ट साइड में आप गए तो आपको अटलांटिक ओशियन मिला, और अटलांटिक ओशियन में जो आपको ठंडी जलधारा मिलेगी वो है बेंगुला। ये याद रखिएगा। बताओ, हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें कॉन्टिनेंट्स की, तो अफ्रीका में ठंडी जलधारा वेस्टर्न कोस्ट में, जो कि कौन सी है? बेंगुला है, ठीक है। अब ये हो गया। अब अफ्रीका में इधर की तरफ आओ, ठीक है।
तो इधर आपको वेस्टर्न कोस्ट में एक दिखेगी, ये क्या है, कैनरी है, ठीक है, कैनरी है, ये भी एक ठंडी जलधारा है। देखो अफ्रीका अगर आप देखोगे तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है ना जहां से इक्वेटर भी जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है। मानोगे ना कुछ गलत बोल रही हूँ? अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ कर देना, लेकिन मुझे तो यही पता है कि जो अफ्रीका है यहाँ से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों होती हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा देर सोचो, अफ्रीका को बना लो आँख बंद करके, अफ्रीका को बना लिया। अफ्रीका के ईस्ट में क्या करो, इंडियन ओशियन को रखो, वेस्ट में क्या करो, अटलांटिक ओशियन को रखो। अब हम लोग वेस्ट कोस्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर ठंडी जलधारा की बात करते हैं, तो एक आपको कैनरी मिलेगी और नीचे बेंगुला मिलेगी, दोनों ठंडी जलधारा। फिर इधर आओ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपको पता है इंडियन ओशियन है, और इधर जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट होगी वो आपकी ठंडी जलधारा होगी। अब अगर जापान वाले रीजन में आओगे तो ओयाशियो की बात करेंगे तो ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक ठंडी जलधारा है। और नॉर्थ अमेरिका में लेब्राडोर। बताओ थोड़ा बहुत देखो क्लास, ऐसे याद करोगे ना आंख बंद कर करके, सोच सोच के, तो याद रहेगा। अब सारे कॉन्टिनेंट को एकदम से तुम क्या करना, हटा देना, अपना एटलस लेके बैठना, ऐसे करना। सबसे पहले खाली तुम नॉर्थ अमेरिका को देखना, और नॉर्थ अमेरिका में देखना कि जो करंट आपको इधर की तरफ दिख रही हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी, अलास्का है, कैलिफोर्निया है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठंडी जलधारा है। कहाँ पर आए, साउथ अमेरिका में आए, पेरू है, ठंडी जलधारा है। अफ्रीका में आए, ठीक है, इधर आपको क्या मिला, इधर आपको बेंगुला मिला, याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। ऊपर की तरफ कैनरी मिला, ठंडी जलधारा है। अच्छा, इधर एक याद रखना, ये आपका क्या है, लेब्राडोर, ठंडी जलधारा। इधर वेस्टर्न कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ठंडी जलधारा, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट, और इधर ओयाशियो ठंडी जलधारा। अब जब ठंडी जलधारा याद हो गई है, किस ओशियन से बिलोंग करता है याद हो गई है, तो पेपर में आराम से एलिमिनेट कर लोगे। बस इतना याद रखना, मैं और बार भी आपको कई बार रिवाइज करा दूंगी ताकि आपका गलत ना हो। चलो अब यहाँ पर देख लो जल्दी जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है। तो एकदम बेसिक सा प्रश्न है ये, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा पुरस्कार प्रदेश में भारत संस्थान द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है? सो सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार, ठीक है। और सब पुरस्कार को अगर हम देखेंगे, रमाबाई साहित्य सम्मान, संत नामदेव सम्मान या फिर संत रविदास सम्मान, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर अभी रिसेंट का था साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो था वो किसको किसको मिला था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौरव पांडे को और के वैशाली को मिला था। के वैशाली को इंग्लिश में मिला था होमलेस के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर गौरव पांडे को स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी पोएट्री के लिए मिला था हिंदी में, ये याद रखिएगा। साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा या फिर हिंदुस्तानी एकेडमी द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो साहित्य भारतीय पत्रिका है उसे प्रकाशित किया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट द्वारा। ए आपका सही उत्तर है। पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से इसकी स्थापना 1976 को की गई थी। इस संस्थान के अंतर्गत हिंदी के संवर्धन के लिए प्रकाशन, पत्रकारिता, साहित्य समारोह, पुस्तकालय पुरस्कार आदि कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? आसान सा प्रश्न है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 13वें भगवान विमलनाथ, द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, द्रौपदी और तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है, ये पूछा गया है। तो कौन सी है? काम्पिल्य, देवी पाटन, बिठूर या फिर हुलासखेड़ा? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो काम्पिल्य है ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पर विमलनाथ जी का, द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर देख लो क्लास, अयोध्या
के बारे में हम बात कर लेते हैं, अयोध्या जी के बारे में। यहाँ पर किन किन जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, हो सकता है परीक्षा में आपसे कभी पूछ ले। तो याद रखिएगा, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये जो 5 तीर्थंकर हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या जी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस भी जो है वो तीर्थंकर के लिए एक जाना जाता है, बर्थ प्लेस। 4 जो तीर्थंकर थे उनका जन्म बनारस में हुआ था। तो यहाँ पे पार्श्वनाथ का नाम याद रखिएगा, सुपार्श्वनाथ का और चंद्रप्रभा और श्रेयान नाथ का, ठीक है। इसको टिक लगा लीजिए, बल्कि पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी भी आपके यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछने का प्रयास किया गया तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलो अगला देखिए, रंडिया नृत्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जाता है, टरकरी नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तो जो ठंडिया नृत्य है वो सोनभद्र रीजन में किया जाता है, और टरकरी नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, गलत है। यहाँ पर दोनों ही गलत है, डी आपका सही उत्तर है। डी जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए, जो हम ठंडिया नृत्य की बात करते हैं ये सोनभद्र जिले में किया जाता है, और जब हम बात करते हैं कब किया जाता है तो ये याद रखिएगा, जब संतान की प्राप्ति होती है उस समय, ठीक है। आदि जिले में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य सरस्वती के चरणों में समर्पित किया जाता है। फिर इसके बाद टरकरी नृत्य की जब हम बात करते हैं तो ये भी सोनभद्र जिले में जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य से किया जाता है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है? तो बताइए, लखनऊ को, किराना घराना को, आगरा घराना को, या फिर बनारस घराना को? तो कव्वाल बच्चा घराना जो है वो आगरा घराने को कहा जाता है। ये यूपी स्पेशल के प्रश्न हो गए, छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिए। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 660, 400, 420, 220। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नरोरा परमाणु ऊर्जा में तो इसमें 2 यूनिट्स लगे गए हैं, और हर यूनिट जो है वो 220 मेगावाट जनरेट करता है, तो टोटल 440 हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। देखो 220 के 2 संयंत्र लगे हुए हैं मेगावाट क्षमता के, इसी वजह से हमने 440 बता दिया। शारदा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। यह प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, इससे जलापूर्ति की शुरुआत 1956 में की गई थी। अब शारदा नहर जो है वो सबसे लंबी तो है, लेकिन इसकी शुरुआत 1956 में नहीं, 1928 के लगभग की गई थी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो बी है वो आपका इनकरेक्ट है। क्लास देखो, ये सब कुछ डायरेक्ट प्रश्न है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा एक्सप्लेन मुझे नहीं करना है, तभी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई। आपको प्रश्न दिख रहा है ना? हाँ। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम रेलगाड़ियों की बात करें तो प्रथम रेलगाड़ी जो है वो इलाहाबाद से कानपुर में चलाई गई थी, ये बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में स्थित है, ये गलत है। ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या बोला गया है क्लास? असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन हमें चुनना है, इस वजह से ए नहीं बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो पहली रेल है वो इलाहाबाद से कानपुर चलाई गई थी, सही है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है वो गोरखपुर में लोकेटेड है, ये याद रखिएगा। तो सेकंड आपका गलत उत्तर है। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और हैप्पी नवरात्रि क्लास, ठीक है। माता रानी कहें कि माता रानी की कृपा आप लोग पर बनी रहे, आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, और अपने प्रति ईमानदार रहिए, अंत में यही कहूँगी। और एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, अब हम फैकल्टी भी आप लोगों से कोई बात शेयर करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस पे शेयर करते हैं, कि जैसे हमारे स्टूडेंट से बात होती है तो फिर हमको लगता है कि ये चीज़ हमें दूसरों को भी बतानी चाहिए। अभी रिसेंटली मेरी बात मेरी एक स्टूडेंट से हुई थी, वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में, उसको काफ़ी नॉलेज भी है। आप उसके पास बैठोगे, आप उससे किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात करोगे, वो तो बहुत ही अच्छे से बिना रुके वो अपने आंसर्स को प्रेजेंट करती, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है, काफ़ी नॉलेज है उसको, लेकिन उसका प्रीलिम्स नहीं निकला।
और उसका प्रीलिम्स इस साल नहीं 2 साल से 2-3 साल से नहीं निकल रहा है। तो इस समय वो बहुत परेशान थी, तो उसका कॉल आया कि मैम नहीं हो पा रहा है क्वालिफाई एग्ज़ाम, क्या करें? तो मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था। जब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो हम भी उनसे उम्मीद लगाते हैं। देखिए, जब हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में कैलिबर है तो हमें भी पता रहता है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकती है। तो सेम चीज़ उसके साथ भी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उससे थोड़ा बात करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे पेपर को देखती हूँ। तो उसने मुझे अपने पेपर को दिया। अब देखिए, यूपी पीसीएस का पेपर सभी के लिए कॉमन था, लेकिन मैंने उससे बस एक बात कही कि आप अपने पेपर को मुझे दीजिए जैसे कि आपने एग्ज़ाम में उसको सॉल्व किया था, ठीक है? जो आपको पेपर मिला था जिसमें आप अपने आंसर्स को टिक लगाते हो, जो भी करते हो, वो पेपर आप मुझे दो। तो उसने मुझे दिया लाके। मैंने एक दिन आराम से मैं बैठी, मैंने उसके पेपर्स को चेक किया और जहाँ-जहाँ उसने गलती की थी, जहाँ-जहाँ, उस गलती को मैंने सर्किल किया और मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं आता है? तो उसने बोला नहीं मैम मुझे तो आता है। तो मैंने कहा गलत क्यों हुआ तब तुम्हारा एग्ज़ाम में? तो कहे मैम यही तो नहीं समझ में आता है। पढ़ती सब हूँ, रिवाइज़ भी करती हूँ, समय भी देती हूँ पढ़ने में, लेकिन पता नहीं क्यों एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। तो मैंने उसको एक एडवाइस दी कि देखो अभी तुम क्या करो, तुम पढ़ना छोड़ो, तुम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। आप क्या करो, आप एक टाइम सेट कर लो कि मैं आधे घंटे क्या करूँगा, 100 क्वेश्चन ही लगाऊंगा। तुम ऐसे अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। इससे ये होगा कि आपकी जो नॉलेज है ना, आप उसको एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है और हमने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको काफ़ी नॉलेज रहता है, उन्होंने अपने सिलेबस को 1-2 बार पढ़ा रहता है, सब याद भी रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपने आंसर्स को करेक्ट नहीं लगा पाते हैं और वो इतना पैनिक कर जाते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो गलत करके चले आते हैं। मैंने जब उस लड़की के पेपर को उठा के देखा, मैं क्लास में आपको बता रही हूँ, वो लड़की उन प्रश्नों को सही करके आई थी जो प्रश्न डिफ़िकल्ट थे और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के गलत हुए होंगे। उसने उन प्रश्नों को तो सही किया था, लेकिन वो प्रश्न जो सबने सही किया रहा होगा, एकदम बेसिक सा प्रश्न, उसने पता नहीं कहाँ से उन प्रश्नों को गलत कर दिया। तो क्या उसको आता नहीं था? उसको आता था, लेकिन उसने एग्ज़ाम में जो उसको पैनिक हुआ, जो भी हुआ, वो नहीं सही कर पाई। तो यही सेम केस आप में से कई स्टूडेंट के साथ होता है। आप डिज़र्विंग हो, आपको नॉलेज है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम में कहाँ से चूक हो जा रही है, ठीक है? और ये चूक जानते हैं क्यों होती है? क्योंकि जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करते। एज अ फैकल्टी आप मुझे कोई डाउट बताओगे, मैं आपका डाउट को पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, और उस समय अगर मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को दूंगी तो आप सही भी कर लोगे। लेकिन एक समय बाद जब आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने बैठते हो और एग्जामिनेशन हॉल में सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बर्डन को लेके बैठते हो, तो आप पैनिक करने लगते हो, आप कंफ्यूज होने लगते हो। और इन सब चीज़ों से आप ऊपर तभी उठ पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जब खुद आप अपने टाइम को सेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करोगे। क्लास इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, और अगर आपको लगता है कि आप भी उसी लड़की की तरह हैं जिसको कि आता है, कमांड भी है, लेकिन गलत हो जा रहा है प्रश्न फिर भी, तो आप थोड़ा टाइम देके अपने मॉक टेस्ट को लगाना शुरू करिए, ठीक है? उस समय किसी की मत सुनिए, बस पेज लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लीजिए और टिक लगाइए, और जब आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो उसको चेक करिए और देखिए कहाँ पर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, और उसी मिस्टेक को फाइंड आउट करने के बाद उसको आप क्या करिए, आप उस पर गौर फरमाइए। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता है तो आप पढ़िए, अगर पढ़ने के बाद भी नहीं आता तो आप ऐश्वर्या मैम को बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और सपोर्ट के लिए तो पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आप लोगों के साथ है ही है। हम चाहते हैं, पूरी टीम चाहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट हो, हमें भी अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हों और बहुत आगे जाएँ, ठीक है? तो चलो क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मुझे लगा कि जैसे मैंने उससे डिस्कस किया तो मुझे दुख होता है जब अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, जिनके अंदर कैलिबर होता है, जो मेहनत भी करते हैं, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें भी दुख होता है। और हम नहीं चाहते हैं हमारा कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा छूटे जिसने अपना पूरा कर्म किया हो, 100% दिया हो और कैलिबर भी हो, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेकों के कारण उनका सिलेक्शन ना हो।
ठीक है। तो अगर आप उनमें से हैं तो परेशान मत होइए, बस अपने पे प्रैक्टिस करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए क्लास, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले सेशन में आपके डाउट्स को डिस्कस करूं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और माता रानी की कृपा, सबकी कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा जीवन में अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, ठीक है। खुद के लिए जो शब्द आप सुनना चाहते हैं वही शब्द दूसरों के लिए भी यूज़ करिए। तो कभी भी जीवन में कटु शब्दों का प्रयोग करके किसी को भी दुख मत पहुंचाइए क्लास। ईश्वर ने आपको अगर बोलने की क्षमता दी है तो ऐसा बोलिए कि सब आपकी बातें सुनकर खुश हों ना, किसी को कष्ट ना पहुंचे। तो धन्यवाद, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए क्लास। थैंक यू।